हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। जैसे कि आपको पता हो, मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी की टॉपिक में मानव रोग वगैरह की बात कर चुके हैं अपन। अब जो हम बात कर रहे हैं, आज हम कोशिका की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कोशिका। बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा ही महत्वपूर्ण माना जाता है कोशिका के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका किसे कहते हैं और क्या होता है कोशिका। ठीक है ना, कोशिका के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, कि कोशिका क्या है दोस्तों। तो आज हम चलते हैं कोशिका की ओर, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल। कोशिका, कोशिका, कोशिका को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, सेल कहते हैं। सेल लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया दोस्तों। किससे लिया गया? लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है। लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ठीक है ना, कोशिका। कोशिका हमारे जीवन के लिए एक कार्य प्रणाली, संरचनात्मक आधारभूत इकाई माना जाता है दोस्तों। अपने से यदि कोई पूछ भी ले तो हम बता सकते हैं, इनमें 100 जनन की क्षमता ज्यादा होती है। सेल्फ रिप्रोडक्शन की, कोशिका खुद के कोशिका से बनता है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता ज्यादा होती है। प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है दोस्तों, उस प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई से बना है। एक सूक्ष्म इकाई के द्वारा बना है या इनके द्वारा निर्माण होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अपने से क्वेश्चंस पूछने के तरीके होते हैं कोशिका के अंदर कि जीव का शरीर किस इकाई से बना है। तो जीव की शरीर प्रत्येक सूक्ष्म इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका। और कोशिका से ही दोस्तों उत्तक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? उत्तक का, जिसे अपन त्वचा कहते हैं, इसका निर्माण होता है दोस्तों। तो चले, आज हम कोशिका की बात कर रहे हैं। कोशिका के बगैर हमारी जीवन प्रणाली बिल्कुल ही अधूरा है। जितनी भी हमारे अंदर, हमारे शरीर में, जीवों के अंदर जितनी भी कार्य प्रणाली होती है, सारे कार्य प्रणाली का जो उत्तरदायी है, जो मुख्य कार्य करता है, वो कौन है दोस्तों? कोशिका है। ठीक है ना, कौन है? कोशिका है। तो प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे कोशिका कहते हैं दोस्तों। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका से ही किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? उत्तक की। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है दोस्तों। क्या है? यानी इनके बगैर हमारी जीव अधूरी है, हमारा जीवन अधूरा है। जीवन में जितनी भी कार्य प्रणाली होती है, उनका मुख्य कार्यकर्ता कौन है दोस्तों? कोशिका को माना जाता है। इसीलिए आपसे पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जीवों, कोशिका जो है जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है, तो आपको बताना संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं क्या है, आधारभूत इकाई माना जाता है दोस्तों। कौन? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कोशिका की। चलिए, कोशिका की। कोशिका किसका? जीवों का। किसका माना जाए? जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये पेपर में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि क्या है जीवों के लिए, तो आपको बताना कार्यात्मक इकाई है। ठीक है ना। इसके अलावा आपको यह भी बताना होता है कि यह प्रायः 100 जनन की क्षमता रखता है।
यानी स्वजनन का मतलब होता है सेल्फ रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन की क्षमता भी रखता है दोस्तों। कौन? कोशिका। यह प्राय स्वजनन की क्षमता रखता है और जीवन में होने वाली विभिन्न प्रकार के क्रिया प्रणाली में भाग लेता है। क्लियर? अब आता है सवाल उठकर कि कोशिका के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने? किसने कहा? कोशिका की खोज किसने किया? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था दोस्तों? वैज्ञानिक कहां के थे? कब किया कि कोशिका होता है? तो कोशिका के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जो व्यक्ति है वो ब्रिटिश के वनस्पति शास्त्री है, जिसको कहते हैं रॉबर्ट हुक। क्या कहते हैं दोस्तों? रॉबर्ट हुक कहते हैं। उन्होंने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? मृत कोशिका की खोज की। और यहां पे उन्होंने इसका नाम दे दिया कोसा। क्या नाम दे दिया? कोसा। ये एक छत्ता जैसा था, मधुमक्खी के छत्ते जैसे थे। मधुमक्खी के छत्ते, बिल्कुल मधुमक्खी का छत्ता ही मान लो। मधुमक्खी के छत्ता का निर्माण करना क्या कहलाता? कोसा। और वहां से निकल कर आई कोशिका की खोज। तो दोस्तों कोशिका की खोज की सर्वप्रथम बात करें तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में ब्रिटिश के जो वनस्पति शास्त्री थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने किया था दोस्तों। अपने से पूछा जाता है कि कोशिका का जनक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट हुक को कहा गया दोस्तों। उन्होंने कब किया? तो 1665 ईस्वी में किया। वो कहां के वैज्ञानिक थे? तो ब्रिटिश थे। किस प्रकार के थे? तो वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक थे दोस्तों। ठीक है ना? तो चलते हैं अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी अपन ले लेते हैं कि किसने बताया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया दोस्तों। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। यह कौन थे? यह ब्रिटिश के वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की। इन्होंने इसका नाम कोसा रखा था। कोसा रखा था दोस्तों। ठीक है ना? क्या रखा था? कोसा रखा था इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। तो अपने से पूछने वाला जो तरीका होता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने कहा। रॉबर्ट हुक को क्या माना जाता है? कोशिका का जनक माना जाता है। कोशिका का जनक माना जाता है दोस्तों। किसे? रॉबर्ट हुक को। यह कहां के वैज्ञानिक थे दोस्तों? यह ब्रिटिश के वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक थे। इन्होंने कब खोज की? 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस प्रकार की कोशिका की खोजी दोस्तों? तो मृत कोशिका की खोजी। इन्होंने इसका नाम क्या रखा? कोसा रखा। ठीक है? क्या रखा? कोसा रखा दोस्तों। अब अपने से यह भी पूछा जाता है सबसे पहले कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता दोस्तों? आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है,
तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है, जीव विज्ञान के अंदर यदि कोशिका का अध्ययन करते हैं तो साइटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब हम इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कोशिका विज्ञान का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यह भी पेपर में आते हैं दोस्तों। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोई कोई इसको कैटेलॉजी भी कहते हैं दोस्तों, किसी किसी बुक में इसको कैटेलॉजी के नाम से भी जानते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाता आप आसानी से बता सकते हो। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान में वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना, हाँ, साइकोलॉजी का अध्ययन किया जा सके, वो क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता दोस्तों। और इसका अध्ययन के अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की रचना, इनके अंदर कोशिकांगों की रचना, कोशिकांगों का कार्य, ये सब समझते हैं दोस्तों। इसीलिए इसको हम कहते हैं कोशिका विज्ञान का अध्ययन, साइटोलॉजी कहलाता दोस्तों। चलिए, ये हो गए हमारे कोशिका की बात। किसकी बात हो गई? कोशिका की बात हो गई कि हम कोशिका के बारे में सर्वप्रथम समझ लिए कि कोशिका के बारे में किसने बताया। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की दोस्तों? किसने? जीवित कोशिका की खोज की। ये तो मृत कोशिका की बात आ गई। अब हम बात करेंगे जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने किया दोस्तों? 1674 ईस्वी की बात करें या डायरेक्ट डाटा की बात ना करें तो कोई दिक्कत नहीं। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया दोस्तों। किसने किया? ल्यूवेन हॉक ने किया। कब किया? 1674 ईस्वी में। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया इन्होंने। किसका अध्ययन किया? जीवित कोशिकाओं का। ठीक है ना। अब पेपर में पूछा जाता है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? तो ल्यूवेन हॉक ने किया दोस्तों। कब किया? 1674 ईस्वी में। यहीं से एक बात निकल कर आती दोस्तों, अपने से पूछ लिया जाता है कि इस 19वीं सदी के चौथाई भाग में, 19वीं सदी के चौथाई का अंतिम काल या चौथाई के अंतिम चौथाई भाग में बताया, सबसे अंतिम काल में कोशिका के बारे में जैसे ही जानकारी मिली तो हम इस काल को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल भी कहते हैं। ओके, आपसे पूछा जाता है हमेशा कि 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल क्या कहलाता है, तो वो कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल भी कहलाता दोस्तों। कब से? तो ये ल्यूवेनहॉक के बाद की बात है। ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, जीवित कोशिका के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे यहां पे जीवित कोशिका के अलावा सर्वप्रथम जो बात करेंगे वो कोशिका की आकृति की बात करेंगे, आमाप की बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे कि संख्या कितनी होती है, आमाप कितनी होती है, आकृति कैसी होती है। ठीक है। कोशिका की संख्या, आकृति और आमाप।
ठीक है ना। सबसे पहले कोशिका की संख्या एक कोशिकीय भी होता है दोस्तों और बहुकोशिकीय भी होता है। अपने से पूछ लिया जाता था, आपको आसानी से बताना है कि कोशिका एक कोशिकीय भी होती है और बहुकोशिकीय भी होती है दोस्तों। जिनमें एक कोशिकीय होते हैं, जिनमें केवल सिर्फ एक कोशिका होता है, वो एक कोशिकीय कहलाते हैं। जैसे जीवाणु की बात कर ले, अमीबा की बात कर ले, पैरामीशियम की बात कर ले, इन सब जीवाणुओं के शरीर में केवल एक कोशिका होती है। तो ये संख्या हो गई एक कोशिकीय वाले बात कर ली। और यदि बहुकोशिकीय की बात करें तो वो मानव जीवन, मानव का शरीर होगा। ये एक नहीं, एक या एक से अधिक, यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। क्या कहते हैं दोस्तों, बहुकोशिकीय। आपसे ये पूछा जाता है कि किसी जीव में केवल एक कोशिका होता है, उसे क्या कहते हैं। तो किसी जीव में केवल एक कोशिका हो सकती है, हाँ, केवल एक कोशिका हो सकती है जिसमें मिलकर विभिन्न कार्य संपादित करती है, उसे हम सिर्फ क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक कोशिकीय कहते हैं। और एक कोशिकीय वाले का उदाहरण पूछे तो आप आसानी से उदाहरण दे सकते हो। कुछ अन्य जीव जो हैं, जैसे अमीबा हो गया, क्या हो गया, अमीबा की बात कर लिए, पैरामीशियम की बात कर लिए, कुछ जीवाणु जैसे ऐसे जीवों में एक कोशिकीय होती, संख्या एक हो गया। हमने बात किया कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या कितनी है, एक है दोस्तों। अब यहां पे अपने से पूछा जाए कि कुछ और भी अन्य जीव हैं जिनमें क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो उदाहरण के रूप में आप बता सकते हो मानव का शरीर। क्या बता सकते हो दोस्तों, मानव का शरीर बता सकते हो। तो सबसे पहले हम कोशिका की संख्या की बात करते हैं। किसी जीव में केवल एक कोशिका होती है, जिनमें केवल एक कोशिका होती है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। जैसे जैसे अपन बात कर लेते हैं, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, कुछ ऐसे उदाहरण जिनको आप लेके आसानी से चल सकते हो। तथा जीवाणु, पैरामीशियम तथा जीवाणु, इन सब में एक कोशिका द्वारा ही सभी कार्य संपादित होता है। क्या होता है, सभी कार्य संपादित होता दोस्तों, ठीक है ना। एक कोशिकीय कहते हैं। अपने से पूछा जाए तो बता सकते हो कि किसी जीव में केवल एक कोशिका होती है, जिनमें केवल एक कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम तथा जीवाणु, इन सब में एक कोशिका के द्वारा ही क्या होता है, कार्य संपन्न होती है। विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किया जाता है। जितने भी कार्य होता है सिर्फ एक कोशिकाओं से ही मिलकर कार्य संपादित किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, एक कोशिकीय कहते हैं या एक कोशिकीय जीव कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करेंगे कुछ ऐसे भी हैं, दूसरे कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें अनेक कोशिकीय होते हैं, एक से अधिक कोशिका होता है, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं बहुकोशिकीय की। किसकी बात करेंगे, बहुकोशिकीय की बात करेंगे। वे जीव क्या
हम बात करें वे जीव, कौन से जीव? वे जीव जिनमें अनेक क्या होता है? कोशिका होता है। जिनमें अनेक कोशिकाएं होती है। क्या होती दोस्तों? कोशिकाएं होती है। उन्हें क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अपने से सिर्फ इतना सवाल पूछा जाता है पेपर में बायोलॉजी से संबंधित। यदि बात करें कोशिका के रिलेटेड टॉपिक की, तो कोशिका की संख्या होती है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। सबसे नंबर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय वाले कौन होते हैं? जिनमें केवल एक कोशिका होती है। जैसे अपन ने बात कर लिया जीवाणु की, जैसे अमीबा की, जैसे पैरामीशियम की बात कर ली। ये सब एक कोशिकीय होते हैं और इनमें मिलकर एक ही कोशिका से सभी कार्य संपादित किया जाता है दोस्तों। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। लेकिन वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए तो बता सकते हो कि बहुकोशिकीय जीव के शरीर में लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती है। बहुकोशिकीय जीव के शरीर में लाखों की संख्या में क्या होती है? कोशिकाएं होती है। जैसे उदाहरण पूछा जाए तब बता सकते हो मानव शरीर। क्या बता सकते हो? मानव का शरीर। कि मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के यानी एक से अधिक लाखों कोशिकाएं पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे मानव शरीर में, जैसे मानव शरीर की बात कर ले, इनमें लाखों कोशिकाएं क्या? इनमें लाखों कोशिकाएं लाखों की संख्या में, ऐसे लिख देते पर लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी? कोशिका की संख्या की बात। अब हम बात करेंगे यहां पे आकृति की। किसकी बात करेंगे? आकृति की। अब हम बात कर लेंगे आकृति की। आकृति की बात करेंगे कि कोशिका की आकृति कैसी होती है। गोलाकार भी होती है दोस्तों, स्तंभाकार भी होती है, शाखाओं में भी बटी होती है, ब्रांच जिसको कहते हैं, लंबी भी होती है। आकृति की बात कर रहे हैं, सब में अलग अलग की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें अपन, अधिकतर कोशिकाएं जो होती है दोस्तों वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कोशिकाएं जिनमें भिन्नता पाई जाती है, जिनकी आकृति में क्या पाए जाते हैं? भिन्नता पाए जाते हैं। वो घनाकार भी हो सकता है, स्तंभाकार भी हो सकता है। ठीक है ना? कुछ ऐसी कोशिकाएं, जैसे जंतु कोशिकाएं की बात करें, कुछ जंतु कोशिकाएं जिनमें लंबी तथा शाखान्वित यानी शाखाओं में, ब्रांचाओं में, ब्रांच बिल्कुल एक दूसरे से गिरे हुए इस तरह से फैले होते हैं। आपसे पूछा जाए कि जंतु कोशिकाएं लंबी तथा शाखान्वित होती, उदाहरण के तौर पे बता सकते हो न्यूरॉन्स। तंत्रिका तंत्र, मानव का तंत्रिका तंत्र की बात करें तो उसमें ढेर सारे लंबी कोशिकाएं होती और शाखान्वित होती है दोस्तों। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका कहां है? तो मानव शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र की कोशिका माना जाता है दोस्तों। तो शाखान्वित भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, घनाकार भी हो सकती है, स्तंभाकार भी हो सकती है और गोलाकार भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है ना? तो हम यहां बात कर रहे हैं आकृति की।
ठीक है ना। यदि हम बात करें इसमें कि अधिकतर कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, या बहुकोशिकीय की बात करें, बहुकोशिकीय पौधों में, जंतुओं में कोशिकाएं की जो आकृति होती है उनमें भिन्नता पाया जाता है, लेकिन अधिकतर कोशिकाएं गोलाकार होता है दोस्तों। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे जंतु भी है हाँ जिनमें और भी भिन्नता पाए जाते हैं, जिनके मैंने कहा घनाकार, स्तंभाकार भी हो सकता है। कुछ जंतुओं में इनकी लंबी और शाखान्वित भी होती है। लंबी तथा शाखान्वित की बात करें दोस्तों तो आप आसानी से कह सकते हो कि तंत्रिका, तंत्र कोशिका जो है ये इस प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये हो गया आकृति की बात। किसकी बात हो गई? आकृति की बात, कि अधिकतर कोशिकाएं गोलाकार होती है। कुछ कोशिकाएं भिन्नता भी पाई जाती है। घनाकार, स्तंभाकार आदि। ठीक है ना। और कुछ भी तो और जंतु कोशिकाएं की बात कर ले, लंबी और शाखान्वित भी होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब हम बात करेंगे आमाप का। किसकी? आमाप। ठीक है ना। हम आमाप की बात करते हैं अब। चलिए, मैं बता दूं दोस्तों कि अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती है, बिल्कुल ही छोटा। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते हो, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं आमाप की, यानी माप। क्या कहा कि बहुत ऐसी कोशिकाएं होती है, अधिकतर कोशिकाएं जो अति सूक्ष्म होती है। हम अपनी नंगी आंखों से, खुले आंखों से इसको नहीं देख सकते दोस्तों। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है ना। किसके? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से केवल हम इनको देख सकते हैं दोस्तों। कुछ सेंटीमीटर लंबी कोशिकाओं को, कुछ सेंटीमीटर लंबी कोशिकाओं को केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, बाकी हम नहीं देख सकते। सूक्ष्मतम कोशिका का जो मान बताया जाए दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो दोस्तों उनका आकार है 0.1। कितना है? 0. सूक्ष्मतम कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोन होता है, जो किसका? माइकोप्लाज्मा का। किसका? माइकोप्लाज्मा जीवाणु में पाया जाता है दोस्तों। किसमें पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा के जीवाणु में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि सबसे छोटी सूक्ष्मतम कोशिका का जो आकार होता है दोस्तों वो 0.1 माइक्रोन होता है, और ये किसका? माइकोप्लाज्मा जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है ना। चले, ती हो गई आमाप की बात। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती है, अति सूक्ष्म होती है। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी
यंत्र की सहायता लेना होता है दोस्तों। क्लियर? कुछ लंबी सेंटीमीटर को हम सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? अब अपने से पूछा जाए कि सबसे छोटी किसकी होती है, तो बता सकते हो सूक्ष्मतम आकार का जो कोशिका है, हाँ, कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोन होता है। 0.1 माइक्रोन होता है। किसका होता है दोस्तों? तो 0.1 माइक्रोन जो होता है यह माइकोप्लाज्मा जीवाणु में होता है। किसमें? माइकोप्लाज्मा जीवाणु में। आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। जो माइकोप्लाज्मा में होता है। ठीक है? क्या पूछा गया आपसे कि सूक्ष्म आकार कितनी है, तो 0.1 माइक्रोन है। और ये किसका है? तो यह माइकोप्लाज्मा जीवाणु में पाई जाती है दोस्तों। कहां पाई जाती? जीवाणु में पाई जाती है। आपको यहां एक मैं बात कर लूं, यदि कोशिका की बात करें, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबकी बात, तो यहां पे कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे के। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसके जो आमाप होती है, उसका जो होता है आमाप, वो 170 mm होता है दोस्तों। कितना होता है? 170 mm, जो सर्वाधिक ही सबसे बड़ी कोशिका का प्रतिनिधित्व करती है, आमाप पूछा जाए तो। ठीक है ना? सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए दोस्तों, तो मैंने आपको पहले बता दिया था, मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र है। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स की बात करते हैं, यानी सिर के बात की बात। और सबसे बड़ी कोशिका, यदि ऐसे देखा जाए दोस्तों कि बड़ी कोशिका की बात किया जाए, तो बड़ी कोशिका में हम बात करते हैं महिलाओं का जो अंडाशय होता है उनसे अंडे का। महिलाओं का अंडाशय में जो अंडे होते हैं वो, जिसको कहते हैं ओवम, वो सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। और सबसे छोटी कोशिका जो माना जाता है मानव शरीर के अंदर, वो होते हैं कौन? अपने शुक्राणु। ठीक है? नर जनन के लिए जो शुक्राणु होता है वो सबसे छोटी कोशिका माना जाता है मानव शरीर में। और सबसे बड़ी कोशिका जो माना जाता है वो महिलाओं का अंडाशय में जो अंडा होता है, जिसे ओवम कहते हैं, वो होता है दोस्तों। और वैसे आ जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का माना जाता है, जिसकी आमाप होती है दोस्तों 170 mm। क्या होता है दोस्तों? 170 mm होता है, जो सर्वाधिक बड़ी कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। ठीक है ना? चले तो अपन यहां पे ये भी लिख लेते हैं। यहां पे आमाप की बात करते हैं। किसकी बात कर लिए? शुतुरमुर्ग के। किसके? शुतुरमुर्ग के अंडे की बात कर ली दोस्तों। ठीक है ना? अंडे का आमाप 170 mm होता है, जो सर्वाधिक बड़ी कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। ठीक है ना? और इसके अलावा पूछा जाए आपसे मानव शरीर के अंदर, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका
तंत्रिका तंत्र कोशिका है। होती है। ओके। और मानव शरीर में ही पूछ लिया जाए दोस्तों, में सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए, महिलाओं के गर्भाशय में उपस्थित अंडाशय का अंडा, ओवम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? ओवम। ये माना गया है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए आप इसको। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में दोस्तों। सबसे इंपोर्टेंट ये क्वेश्चंस बनते हैं और यही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं पेपरों में। तरीके जो होते हैं क्वेश्चन पूछने का वो बिल्कुल ही सीधे हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसे माना जाता है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसे माना जाता है दोस्तों। ठीक है ना। तो अभी हम बड़ी कोशिका की बात कर ले, लंबी कोशिका की बात कर लिए। अब हम बात करते हैं यहां पे सबसे छोटी कोशिका की मानव शरीर के अंदर। में सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। नर जनन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नर जनन में पाया जाता है। ठीक है ना। आप देखेंगे मुर्गा का अंडा, मुर्गी का अंडा। ठीक है ना। तो मुर्गी जब अंडा देती है दोस्तों, पूछा भी गया है और अब मैं ऐसे आपको बता दूं, मुर्गी के अंडे के केंद्र में आप देखते हो पाए जाने वाला जो पीला पदार्थ होता है, मुर्गी जब अंडा देती है, जब उसको उबालते हो आप दोस्तों, तो उसके अंदर जो अंडे के केंद्र में जो पीला पदार्थ होता है, वो पीला पदार्थ क्या कहलाता? वो पीला पदार्थ जो होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों पीतक। क्या कहते हैं? पीतक। वह भी एक प्रकार का कोशिका है। वह भी एक कोशिका है। क्या है दोस्तों? वह भी एक कोशिका है। मुर्गी के द्वारा दिए गए अंडे के अंदर जो पीला पदार्थ होता है दोस्तों, उसको हम पीतक कहते हैं और इसको इंग्लिश में यॉक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यॉक कहते हैं। वो भी एक प्रकार का कोशिका है। तो इससे ये निकल कर आता है दोस्तों निष्कर्ष कि हमारी मानव शरीर, जंतु, पादप, जो भी पादप कोशिका, जंतु कोशिका, जो भी पादप जंतु की जो भी बात करें, उन सब में कोशिका का अहम रोल है। जीवन की संरचना, आधारभूत इकाई, इसका क्रियात्मक कार्य जो भी संपन्न होती है, बिना कोशिका का संपन्न नहीं हो सकता दोस्तों। जितनी भी कार्य प्रणाली है उन सब में भाग लेता है कोशिका, और कोशिकाओं से ही हम उत्तक का निर्माण करते हैं दोस्तों। किसका निर्माण करते हैं? उत्तक का निर्माण करते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोशिका के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोशिका के प्रकार की बात कर लेते हैं कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, किन के आधार पे। तो रचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? रचना के आधार पर कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। रचना के आधार पर कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होते हैं। ठीक है ना। दो प्रकार के होते हैं। हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। पहले को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोके। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं।
कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकेरियोटिक कोशिका। दो प्रकार के, किसकी बात कर ले? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। दोस्तों इसकी परिचर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तब तक आप हमसे जुड़े रहें और जो भी टॉपिक बताया गया उस टॉपिक को खास करके विशेष करके ध्यान से इसको पढ़ना है, ताकि दोस्तों इन्हीं से क्वेश्चंस बन के आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं अपने, जो हमें याद नहीं रहता है। तो मैं जितनी भी टॉपिक अभी बताया कोशिका से संबंधित, सबसे अहम पॉइंट था, सबसे अहम बिंदु माना जाता है पेपर से संबंधित। तो जी हाँ दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहे, बने रहे और मजे के साथ आप पढ़ते रहे। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम इसी टॉपिक के साथ कि अपना कोशिका की रचना, कोशिका का मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो रचना के आधार पर मुख्यतः यह दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।